हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। एक बार पुनः आप सभी बंधुओं का आपकी क्लास में, हिंदी की क्लास में स्वागत है। मैं आपका हिंदी मित्र खिराज चौधरी। देखिएगा साथियों, पिछली क्लास में हमने हिंदी के बेसिक परिचय को समझा और आज की क्लास में भी सामान्य परिचय की बातें करेंगे। अगली क्लास से हमारे टॉपिक वाइज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से लेके पढ़ने वाले हैं। साथियों, पिछली क्लास में हमने देखा हिंदी की सामान्य बातें। हिंदी एक भाषा है और भाषा का अर्थ है अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम, यानी जिस माध्यम से मनुष्य अपना विचार प्रकट करता है और दूसरों के ग्रहण करता है, वही क्या है, भाषा। और फिर हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। इन तमाम बिंदुओं पर पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। साथियों, अब हम कुछ और सामान्य तथ्य जो किसी विशेष बिंदु में नहीं आएंगे, चाहे आपके संधि हो, समास हो या कोई सा भी टॉपिक हो, वहाँ पे इन चीज़ों का रोल नहीं है। ये केवल बेसिक परिचय है और एग्जाम में सीधा पर्सन बेसिक परिचय से आपके छपता है। तो आज की क्लास सेकंड क्लास है और ये आपके बेसिक परिचय की अंतिम क्लास है। देखिए, अगली क्लास से सीधे अपन टॉपिक वाइज चलेंगे। देखिएगा इधर साथियों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एक बेसिक परिचय का प्रश्न बनेगा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है और बचपन से लेके आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि साथियों हिंदी दिवस जो कब मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब है भाई? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किसका दर्जा मिला? राजभाषा का दर्जा मिला। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है। अब राजभाषा की परिभाषा भी कई बार पूछी जाती है। 2024 के सीईटी एग्जाम में राजभाषा की पूछी गई, राजभाषा किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, राजभाषा क्या होती है भाई? तो राजभाषा होती है सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाएगी? राजभाषा। जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है, यानी कानून बनाए जाते हैं, आदेश निकाले जाते हैं, अध्यादेश जारी किए जाते हैं, वो भाषा क्या होती है? राजभाषा। राजकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा है। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? तो देखो, राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे देश के नागरिकों द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे देश के नागरिकों द्वारा बोली जाती है। और ध्यान रखना है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। साथियों, तुलनात्मक रूप से हम समझें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में ले सकते हैं। बाकी देखो, राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे नागरिकों द्वारा बोली जाती है, देश के सभी नागरिक जिसको जानते हैं। क्या भारत में ऐसी कोई भाषा है? भारत बहुत बड़ा देश है साथियों। राजस्थानी में एक कहावत है, 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी। यहाँ तो 8 कोस पर बोली चेंज हो जाती है। तो पूरा देश एक भाषा को समझे, बोले, पढ़े, ऐसी संभव नहीं है। अपने भारत का ही राज्य है नागालैंड, तो नागालैंड वगैरह की राजभाषा भी अंग्रेजी है। भारत का राज्य है और उसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। क्योंकि आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के लोग हैं, विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ अंग्रेजी बाहुल्य क्षेत्र है भारत का भी। तो सब जगह राष्ट्रभाषा तो वो है जो पूरे राष्ट्र के नागरिकों द्वारा बोली और समझी जाती है। पूरे राष्ट्र के नागरिकों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा। पूरे राष्ट्र के नागरिकों द्वारा, पूरे राष्ट्र के नागरिकों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा। द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा। समझी जाने वाली भाषा। समझी जाने वाली भाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा। क्या भारत में ऐसी कोई भाषा है? तो बिल्कुल ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें पूरे देश के लोग अपने विचार प्रकट करते हो। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई भाषा नहीं है। हाँ, मुख्य रूप से अपन संविधान में तो राष्ट्रभाषा का कहीं शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अपने हिंदी को माने तो मान सकते हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग, अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं और समझते हैं? हिंदी को समझते हैं। तो भाई, अपना देश आज़ाद कब हुआ था? 47 में। संविधान कब लागू हुआ था आपके? 50 में। इस बीच जब आपका संविधान निर्माण चल रहा था तो 1949 में 14 सितंबर के दिन जब अपने बात चली कि भाई राजभाषा किसको बनाए भारत की, तो आपको पता होगा आज़ादी से पहले हमारी राजभाषा क्या थी? 1947 से पहले भारत की राजभाषा क्या थी? भारत का सरकारी कामकाज किस में होता था? तो अंग्रेजों का शासन था,
तो अपनी राजभाषा क्या थी, अंग्रेजी थी। लेकिन उसके बाद में अपन बात करें तो आपके आज़ादी के बाद जब 47 में देश आज़ाद हो गया था, 50 में संविधान बन गया था, तो इस बीच 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आपके किसका दर्जा मिल गया, राजभाषा का दर्जा मिल गया। सरकारी कामकाज की भाषा है हिंदी और इसे राजभाषा का दर्जा मिला। साथियों, इसलिए अपन हर साल क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। अब आपका अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस। बिल्कुल बेसिक परिचय से सीधे प्रश्न छपते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, जो विश्व हिंदी दिवस है यह आपके मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है हिंदी का प्रचार प्रसार करना। इतना ही ध्यान रखना है आपको, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी का क्या करना, प्रचार प्रसार करना, यानी विश्व स्तर पर हिंदी को और मजबूत करना, इसे और अच्छी पहचान दिलाना। ठीक है, इसलिए हर वर्ष 10 जनवरी को अपने क्या मना लेते हैं, विश्व हिंदी दिवस। साथियों, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। 10 जनवरी 1975 को पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो इस तब से लेके कंटिन्यू आपके 10 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। आपको केवल एक फैक्ट ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो 14 सितंबर 1949 को, और आपके विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अब मैं आपको एक यहाँ से प्रश्न देता हूँ, राजभाषा दिवस। एक बार आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया, राजभाषा दिवस कब मनाते हैं, राजभाषा दिवस। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई राजभाषा कौन है, भारत की राजभाषा कौन है, हिंदी। तो राजभाषा दिवस कहो चाहे हिंदी दिवस कहो, एक ही है, 14 सितंबर। ये बात आपको अच्छे से लेके ध्यान रखनी है। मैं मानता हूँ यहाँ तक की बातें सभी साथी समझ चुके हैं। साथियों, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अगर अभी ये अगला प्रश्न हमारा नहीं है वैसे, लेकिन ये आपके आर्ट एंड कल्चर के साइंस में भी देखें तो भी आपके कई बार पूछा जाता है। तो अपन भाषा के साइंस में आ ही गए हैं, तो कंटिन्यू यहाँ एक फैक्ट और क्लियर कर लेते हैं। आपके राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थानी दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस। देखो, राजस्थान दिवस अलग है, राजस्थान स्थापना दिवस अलग है, वो 30 मार्च 1 नवंबर, वो बातें अलग है। अपन यहाँ कर रहे हैं बातें भाषा की। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। इसी तरह से राजस्थानी भाषा दिवस यानी राजस्थानी दिवस कब मनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वैलेंटाइन के 7 दिन बाद, यानी 14 फरवरी के 7 दिन बाद, यानी 21 फरवरी को आपके क्या मनाया जाता है साथियों, राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। ये एक फैक्ट आपको एक्स्ट्रा और ध्यान रखना है। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ तक की बातें सभी साथियों के क्लियर है। क्या सर हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा तो कोई भाषा ही नहीं है, तो भारत में हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो भारत में देखो बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश है, लगभग 28 राज्य और लगभग अपन बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कुल मिला के जो 35-36 प्रदेश है, इनमें से कितने प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है, कहाँ कहाँ राजभाषा हिंदी में काम होता है? तो देखो, तो आपको ध्यान रखना है भारत में अगर भारत की राजभाषा हिंदी है तो आपको ध्यान रखना है हिंदी शासित प्रदेश कितने हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई नागालैंड वगैरह की राजभाषा आपके अंग्रेजी है, तो किस राज्य का या कितने केंद्र शासित प्रदेशों का काम है जो आपके हिंदी में होता है? तो हिंदी शासित प्रदेश कितने हैं आपको ध्यान रखना है, बहुत कम है साथियों, ध्यान रहे। हाँ, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा इलाका है, बाकी संख्या में ये कम ही है, 10 है। तो हिंदी शासित प्रदेश कितने हैं? 10 है। 10 कौन कौन से हैं? तो इधर देखो, सबसे पहले आपको आना है अपने राजस्थान में। कहाँ पे आ जाना है? अपने राजस्थान में। तो देखो, मान लो मैं बात करूँ, ये अपना राजस्थान है, ये अपना कौन सा एरिया है? राजस्थान। राजस्थान से आप सीधा आगे चलोगे तो इस साइड आपको कौन सा राज्य मिलेगा? हरियाणा। ये आपके राजस्थान है, राजस्थान से सीधा आगे चलोगे तो क्या आ जाएगा? हरियाणा। और हरियाणा से कंटिन्यू आगे चलोगे तो क्या आ जाएगी? दिल्ली। 3 प्रदेश तो ये है, इस सीक्वेंस में ध्यान रखो। राजस्थान से आप रोडवेज में बैठे किधर गए? हरियाणा, और हरियाणा से आगे आप किधर गए? दिल्ली। ये बातें ध्यान रखें। तो 3 इलाके ये हो गए। हाँ, 10 के 10 मैं याद करवा दूंगा। देखो, यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझाने की चीज़ें क्लास में याद हो जाएगी। फैक्ट है यहाँ पे, तो फैक्ट प्रयास मैं करूँगा पूरा क्लास में याद हो जाए, बाकी रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझो आप, देखो पैटर्न, इस पैटर्न से आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके? राजस्थान। राजस्थान के बाद में सीधा आगे क्या आ जाएगा? हरियाणा। और हरियाणा के बाद में आपके क्या आ जाएगा? दिल्ली। तो आपके पास 3 इलाके हो गए 10 में से। कौन कौन? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली।
अब आपको पी वाले याद करने हैं, पी वाले लॉजिक से ध्यान रखना है साथियों। एक आता है आपके एच पी यानी हिमाचल प्रदेश, फिर आता है आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश, फिर है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। साथियों कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो राउंड फिगर में बोले जाते हैं, जैसे चामू चेराई, आऊ चाडी, चाकू चिमाणा, इस प्रकार से लेके आपको ध्यान रखना है। यूपी के साथ में कौन से राज्य का नाम लिया जाता है, यूपी बिहार। तो आपको इस प्रकार लॉजिक से ये ध्यान रखना है, यूपी बिहार। देखो 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 10 में से कितने पढ़ लिए आपने, 7 पढ़ लिए। तो अब आगे चलना है। देखो पहले राजस्थान, फिर राजस्थान से आगे चले हरियाणा, हरियाणा से आगे कहाँ आ गए, दिल्ली। और अब फिर के क्या क्या, पी पे फोकस किया, HP हिमाचल प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश और फिर बिहार। यूपी के साथ में क्या ध्यान रखना है, बिहार। अब एक गढ़ है और 2 खंड है, एक गढ़ है और 2 क्या है, खंड है। गढ़ कौन सा है, तो गढ़ है आपके छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ है, छत्तीसगढ़। एक गढ़ है आपके छत्तीसगढ़ और 2 खंड है साथियों, एक है झारखंड और एक है आपके उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये आपके 10 हिंदी शासित प्रदेश है। कितने हैं हिंदी शासित प्रदेश, 10। और अगर आपको मैं ऐसे पूछूं कि केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर हिंदी शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, तो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके देखें तो हिंदी शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे, 9। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश इधर कौन है, दिल्ली। बाकी पीछे कितने बच गए, 10 में से दिल्ली गया तो पीछे क्या बचा, 9। तो ये ध्यान रखना आपको, हिंदी शासित प्रदेश। मैं मानता हूँ यहाँ तक की बातें सभी भाइयों की क्लियर है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, क्यों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किसका दर्जा मिला, राजभाषा का। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे देश के लोगों द्वारा बोली जाती है, और राजभाषा वो होती है जो सरकारी कामकाज की भाषा है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है, और इसके साथ ही हमें राजस्थान से हैं तो हमें राजस्थानी दिवस का भी ध्यान रखना चाहिए। राजस्थानी भाषा दिवस आपके वैलेंटाइन के 7 दिन बाद यानी 14 फरवरी के 7 दिन बाद 21 फरवरी को ध्यान रखना है। फिर हिंदी भारत की राजभाषा है, तो कितने प्रदेशों में हिंदी जो है राजभाषा है। जैसे मैं बात करूँ राजस्थान की राजभाषा, तो राजस्थान की राजभाषा हिंदी ही है। राजस्थान में राजस्थानी नहीं करना है आपको। राजस्थान का सरकारी कामकाज मारवाड़ी में राजस्थानी में नहीं होता है। राजस्थानी को संविधान में कहीं दर्जा ही नहीं है, आगे हम देखेंगे ये बातें भी। तो राजस्थान की मातृभाषा अपनी राजस्थानी है। राजस्थान की मातृभाषा तो क्या है, राजस्थानी। यहाँ से आप देखोगे राजस्थान की मातृभाषा तो है राजस्थानी, राजस्थान की मातृभाषा तो क्या है, राजस्थानी। लेकिन आपको पूछे राजस्थान की राजभाषा, तो फिर इसका आंसर चेंज होगा, यानी राजस्थान की राजभाषा। अभी आप पढ़ चुके, राजभाषा क्या होती है, सरकारी कामकाज की भाषा। तो राजस्थान की राजभाषा है साथियों आपके हिंदी, यानी सरकारी कामकाज तो हिंदी में होगा, लेकिन मातृभाषा अपनी कौन सी हो जाएगी, राजस्थानी हो जाएगी। मैं मानता हूँ ये बातें भी सभी दोस्तों की क्लियर है। फिर हिंदी शासित प्रदेश आराम से याद हो जाएगा, राजस्थान, राजस्थान से चलेंगे हरियाणा और हरियाणा से आगे दिल्ली, फिर पी, HP, MP, यूपी, बिहार, फिर एक गढ़ 2 खंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। मैं मानता हूँ सभी दोस्तों की यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब साथियों हिंदी अपनी राजभाषा है, हिंदी अपनी कौन सी भाषा है, राजभाषा है। तो क्या इसका संविधान में उल्लेख है, संविधान में उल्लेख है या नहीं है, तो कहाँ उल्लेख है, वो पूरी बातें ध्यान रखनी है। और हर बार हर दूसरे एग्जाम में यहाँ से संविधान में उल्लेख से प्रश्न बनता है हिंदी का। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, हिंदी का संविधान में कहाँ पर उल्लेख है। तो देखिए अगली हेडिंग है अपनी, संविधान में उल्लेख, संविधान में उल्लेख, संविधान में कहाँ पर इसका उल्लेख है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, संविधान का भाग है 17, संविधान का कौन सा भाग है, 17। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है संविधान के भाग 17 में, कौन से भाग में, संविधान के भाग 17 में। और अनुच्छेद की बात करूं मैं तो अनुच्छेद हो जाएगा आपके संविधान के भाग 17 में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है आपके 343 से लेके 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान है। कौन से प्रावधान है, राजभाषा से संबंधित प्रावधान है।
राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ये फैक्ट आपको यहाँ तक ध्यान रखना है साथियों। कौन सा? हिंदी का उल्लेख कहाँ है? तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके यानी 343 से लेके 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। रह जाएगा याद? तो बिल्कुल रखना है भाई। और इसके बाद में अपन बात करें साथियों, अनुसूची की बात करें तो आप भाषाई अनुसूची आपको पूछा जाए कि कौन सी है, भाषाई अनुसूची। तो देखिएगा, जब संविधान बना उस टाइम हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। वर्तमान में कुल कितनी है? 22। लेकिन वो संख्या अब पॉलिटी के हिसाब से आपको ध्यान रखनी, बाकी हिंदी में उन संख्या का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पे आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अनुसूची पूछते तो कौन सी है, तो 8वीं अनुसूची है। भाषाई अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची। यानी कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में साथ अपन बात करें तो जब संविधान बना उस टाइम मूल संविधान में कुल प्रादेशिक कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। 14 भाषाओं का उल्लेख था। तो मूल संविधान में आपके जो 8वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत 14 भाषाओं का उल्लेख था। अच्छा, वर्तमान में कितनी है? तो देखिए, वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 है। तो वर्तमान में इसमें यानी 8वीं अनुसूची में कुल 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है या 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं इसमें। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि मैं बात करूं तो एलडीसी 2018 में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया, सीईटी 2024 में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो मैं आपको सीधे पहले प्रश्न देके फिर इसकी व्याख्या अपन समझेंगे। देखो, अगर आप इस प्रश्न को कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आने वाले 5 मिनट में सीख जाएंगे, आगे कभी गलती नहीं होगी। देखिए, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है। निम्न में से किस भाषा का 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है? एलडीसी की बात करें तो एलडीसी में तो आपके ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी अंग्रेजी। और आपके मैं बात करूं, सॉरी, राजस्थानी। ये आपके एलडीसी 2018 का प्रश्न है। और यही ऑप्शन मैं अगर यहाँ रख दूं तो आपके सीईटी का प्रश्न बन जाएगा, सीईटी 2024 का। सीईटी में ऑप्शन ये थे आपके पास में, प्रश्न ये सेम ही है। आपके 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है। हिंदी, मराठी, नेपाली या राजस्थानी, अंग्रेजी। 8वीं अनुसूची में हमने पढ़ा कि जब संविधान बना तब 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो इनमें से कौन सी भाषा जो आपके शामिल नहीं है? तो आप में से बहुत सारे भाई विचार करेंगे, यार नेपाल अपना देश ही नहीं है तो नेपाली नहीं होगी। लेकिन साथियों, नेपाली भी अपनी 8 इन 22 प्रादेशिक भाषाओं में शामिल है। कईयों को लग रहा होगा सर संस्कृत तो आज के टाइम किसी को आती ही नहीं है, 10वीं तक लटपट पड़ा था, उसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं है, शायद वो भी याद नहीं है। संस्कृत भी नहीं होगी, लेकिन संस्कृत भी है। तो 8वीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी का उल्लेख नहीं है। आज भी आपने देखा होगा बहुत बार आंदोलन होते हैं, राजस्थान मांगे राजस्थानी, तो राजस्थानी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और दूसरी बात, अंग्रेजी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। बहुत मज़ेदार बात है, अंग्रेजी, आप सबको लग रहा होगा सर अंग्रेजी तो 100% शामिल है, लेकिन मित्रों हिंदी में जैसा लगता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा लगता नहीं। ध्यान रखना है, राजस्थानी और अंग्रेजी दोनों का ही 8वीं अनुसूची में जिक्र नहीं है। तो इन 22 भाषाओं में आपको यहाँ नोट लगा के लिखना है। नोट, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में,
8वीं अनुसूची में अंग्रेजी व राजस्थानी का उल्लेख नहीं है। अंग्रेजी व राजस्थानी का उल्लेख नहीं है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? अंग्रेजी और राजस्थानी का उल्लेख नहीं है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी और राजस्थानी का उल्लेख नहीं है। साथियों, आगे हमें देखना है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। बेसिक परिचय है, तो इसमें आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम यानी हिंदी जो है इसका विकास क्रम क्या है, या उद्भव, हिंदी का विकास या उद्भव, हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि सब भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। साथियों, यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो संस्कृत है, कोई भी भाषा हो, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का नियम है परिवर्तन। भाषा लचीली होती है। भाषा वही टिकती है लंबे समय तक जिसमें समन्वय का भाव होता है। दूसरी भाषा के शब्दों को एडॉप्ट कर लेती है। जो उच्चारण की सुविधा अनुसार भाषा का रूप हमेशा कठिन से सरल की ओर बढ़ता है। भाषा धीरे धीरे और सरल होती जाएगी। ठीक है, मुख्य की वजह से सरलता के लिए अपन भाषा के रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत थी। संस्कृत के बाद में आपके पास में भाषा आई पाली। कौन सी भाषा आई थी? पाली। पाली के बाद में अपने पास भाषा आई थी प्राकृत। कौन सी भाषा आई थी? प्राकृत। प्राकृत के बाद में आपके पास भाषा आई थी शौरसेनी। कौन सी भाषा आई थी? शौरसेनी। शौरसेनी से फिर आपके संस्कृत, पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत के बाद में आपकी भाषा आई थी अपभ्रंश। कौन सी आई थी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के अंदर आप देखोगे तो इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। अपभ्रंश के अंदर आप देखोगे तो इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे आपको जब भी प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी का उद्भव हुआ है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे नागरी अपभ्रंश, आपको ऑप्शन मिलेगा गुजरी अपभ्रंश, आपको ऑप्शन मिलेगा शौरसेनी अपभ्रंश। कौन से अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव हुआ है? तो आपको ध्यान रखना साथियों, नागरी है ना गुजरी है। हिंदी का उद्भव कौन से अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश की उपभाषा उपशाखा है आपके शौरसेनी, और शौरसेनी अपभ्रंश से अपना कौन सी भाषा आ गई? हिंदी आ गई। ये बात ध्यान रखना। क्या सर हमें ये पूरा सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा? देखो साथियों, पूरा सीक्वेंस याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इतना ध्यान होना चाहिए, हिंदी का उद्भव संस्कृत से हुआ है, और मूल रूप से देखें तो कौन से अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है। हिंदी का उद्भव, हिंदी का उद्भव, उद्भव अपभ्रंश की उपशाखा, अपभ्रंश की उपशाखा। हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की उपशाखा कौन सी है? आपके शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश की उपशाखा शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का उद्भव आपके अपभ्रंश की उपशाखा शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए, और अब हम बेसिक परिचय में अपने अकॉर्डिंग अंतिम फैक्ट में आ जाते हैं, और वो फैक्ट है साथियों भाषा के अंग। कौन सा फैक्ट है? भाषा के अंग। देखिए, भाषा के अंगों की बात करें, चाहे कोई भी भाषा हो या व्याकरण हो, प्रत्येक भाषा का क्या होता है? व्याकरण होता है। तो अपन भाषा के अंग भी कह सकते हैं, या इसे व्याकरण के अंग भी कह सकते हैं। यानी प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। भाई हिंदी का भी व्याकरण है, अंग्रेजी का भी है, आपके संस्कृत का भी है। तो प्रत्येक भाषा को अपन 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3। यानी भाषा या व्याकरण के अंग कितने हो गए साथियों? 3। वर्ण विचार, वर्ण विचार के बाद में क्या आता है? आपके शब्द विचार, और शब्द विचार के बाद में अपने पास में क्या आ जाता है? वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये बात आपको बहुत तगड़े तरीके से लेकर ध्यान रखनी है। देखिए, एक बार तक यहाँ तक के लिए नोट कीजिए इन बातों को। अगर साथियों आपके यहाँ तक फैक्ट क्लियर है कि भाषा या व्याकरण के 3 अंग हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, वर्णों का समूह शब्द है, और शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ये बातें मैं मानता हूँ आपके क्लियर है। वर्ण के अंदर अपन ये लिख सकते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण विचार में अपन ये परिभाषाएं वगैरह वहाँ पढ़ लेंगे। शब्द, वर्णों का समूह क्या होता है? शब्द, और वाक्य, शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य। देखो, वर्ण क्या है?
वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे ये आपके ए है, आ है, इस प्रकार ई है, फिर आपके क है, ख है, ग है, ये क्या है, स्वर और व्यंजन, यही वर्ण है। स्वर और व्यंजन क्या है, आपके वर्ण है। वर्णों का सार्थक समूह क्या है, शब्द। जैसे मैंने आ और मैं को मिलाया, क्या बन गया, आम बन गया। रवि है, ये शब्द है। पुस्तक है, ये आपके शब्द है साथियों। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कमल है, ये भी क्या है, शब्द है। लेकिन मैं कह दूँ कमल खिलता है, ये क्या है, आपके वाक्य है। कमल खेलता है, ये क्या है, आपके वाक्य है। कमल खेलता है, ये भी क्या हो गया, वाक्य हो गया, कमल खेलता है। रवि आम खाता है, ये क्या हो गया, आपके वाक्य हो गया। यहाँ तक की बातें आप सभी दोस्त बहुत बेसिक बातें सब जानते हैं। तो भाषा या व्याकरण के अंग कितने हैं, तो भाषा या व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। प्रत्येक भाषा को हम इन 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, स्वर व्यंजन ए आ कै खे, ये वर्ण। वर्णों का समूह शब्द है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, और शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह क्या हो जाता है, अपने वाक्य हो जाता है। अब आपको क्या करना है साथियों, मैं आपको भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा, वो आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ से जो अभी मैं आपको 9 प्रश्न देने वाला हूँ कुल, इन 9 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रूप से देखने को मिलता है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में, हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में इन 9 प्रश्नों में से एक प्रश्न बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 9 प्रश्न आप जब तक मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा तो हो सकता है आपको लगे कि गुरुजी कितने हार्ड है, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटेड याद हो जाएगा। अपने क्लास में याद लगभग कर लेंगे। देखो इधर, हाँ समझ में आ जाएगा। तो एक आधी बार रिविजन करोगे तो हो ही जाएगा। देखो आपकी हेडिंग है भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, कुल 9 प्रश्न पढ़ने वाले हैं हम। भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके पास में, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। फिर दूसरा प्रश्न है आपके पास में, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई है, मौखिक इकाई। अगला प्रश्न है साथियों आपके पास में, ये सेम ही लाइन है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी वही बात है, पुनरुक्ति चिन्ह लगाना चाहिए वैसे तो हमें, कि भाई ये इधर हमने लिखा है तो भाषा की सबसे छोटी, लेकिन आप एक बार शॉर्ट में ध्यान रख लो, ठीक है, सीधे लिख लो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। बाकी शुद्ध रूप वही है, पुनरुक्ति प्रकाश चिन्ह वाला। फिर अगला हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। कौन सी इकाई, लिखित इकाई। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा आपके, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। कौन सी इकाई, सार्थक इकाई। और अगला प्रश्न अपना बन जाएगा, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई। पूर्ण सार्थक इकाई। और आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न बन जाएगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के बाद में आपके पास में आ जाएगा, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। 8वां प्रश्न आ जाएगा आपके, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। और साथियों अंतिम प्रश्न आ जाएगा आपके 9वां प्रश्न, और वो आ जाएगा व्याकरणिक पूर्णता की इकाई। व्याकरणिक पूर्णता की इकाई। अब आ जाइएगा इधर और इन बातों को समझिए बढ़िया तरीके से। लेके देखो आपके, अगर मैं ऑप्शन दूं तो ऑप्शन है आपके पास 4। सबसे पहले तो है, इन सभी प्रश्नों के 4 ऑप्शन है आपके पास, देखो इधर। और चारों प्रश्न ऑप्शन आपके आराम से लेके आपको समझ आ जाएंगे। इसमें कोई तोप वाली बातें है नहीं। देखो भाषा की इकाइयाँ कितनी है, 3, वर्ण, शब्द और वाक्य।
और एक बात आपको ध्यान रखनी है साथियों, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है। वर्ण का मौखिक रूप क्या होता है? ध्वनि। वर्ण को अगर अपन बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाएगा? आपके ध्वनि। तो मुख्य इकाई 3 है ये आपके, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वर्ण का जो मौखिक रूप है, बोला गया रूप है, वो कौन सा है? ध्वनि है। तो आपको एक तो ऑप्शन ये ध्यान रखना है, ध्वनि। एक ऑप्शन है आपके वर्ण। वर्णों का समूह होता है आपके शब्द, और शब्दों का समूह आपके क्या होता है? वाक्य। इन चारों में से आपका आंसर आना चाहिए। सभी के सभी 9 प्रश्नों के ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न छपता है, मतलब छपता है। एक बात मैं आपके पहले क्लियर कर देता हूँ कि देखो, सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन वर्ण लिखा गया रूप है। वर्ण कैसा रूप है? लिखा गया रूप है। और ध्वनि कैसी है? मौखिक रूप है। तो अब मैं आपकी बात करूं कि 2 भाषाएं होती है अपने पास, लिखित और मौखिक। पहले मौखिक भाषा आई, लिखित भाषा आई। तो देखो, पहले मौखिक भाषा थी। बच्चा पैदा होता है तो पहले वो मौखिक बोलना सीखता है, लिखना बाद में सीखता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो लिखना सीखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, लेकिन बोलते वो भी जोरदार है। ठीक है, तो पहले मौखिक भाषा थी। आपको पता होगा शुरू में जो आपकी शिक्षा दी जाती थी, वो जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक ये स्मरण शक्ति पर आधारित थी, स्मृति पर आधारित थी। गुरुजी को जो चीज़ें याद रहती थी वो अपने बोल करके शिष्यों को कंठस्थ करवा देते थे। तो ये परंपरा आगे चलती रही। और दुनिया की सबसे पहली लिखी गई पुस्तक है आपके ऋग्वेद। सबसे पहले जो लिखी गई रचना है, जो किताबें हैं, वो है वेद। वेदों जब लिपि का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले किसको लिखा गया? वेदों को। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो और सबसे पहले किसको लिखा गया? ऋग्वेद को। तो क्या उससे पहले लोग अपने विचार प्रकट नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे, लेकिन किस रूप में? मौखिक रूप में। तो ध्वनि और वर्ण में से भी देखें तो सबसे पहले हमारे पास में कौन आती है? ध्वनि। अब बात क्लियर हो गई है, तो अब आपको यहाँ का आंसर लेना है। साथियों, आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो बताओ कौन है? तो आपको यहाँ शब्द और वाक्य में तो आप आओगे नहीं, लेकिन आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे। कोई भाई कहेगा सर वर्ण है, हमने बहुत किताबों में वर्ण पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना साथियों, एग्जाम में वर्ण नहीं माना गया था। अगर कहीं आपको वर्ण भी मिले तो ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन होने पर अपने क्या सही माना जाता है? ध्वनि। ध्वनि ऑप्शन नहीं है तो अपन वर्ण में आ सकते हैं। देखो सर ध्वनि क्यों होगा, कैसे होगा? तो इधर देखो, सबों छोटो कौन है? वर्ण। वर्ण से, वर्ण तो लिखा गया रूप है, लिखना पहले शुरुआत मौखिक, पहले शुरू हुई लिखित, मौखिक। तो सबसे पहले कौन है? ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पूछे, लघुतम इकाई पूछे, लघु यानी छोटा, सबसे छोटी इकाई कौन है? ध्वनि। हालांकि साथियों मुख्य ये 3 ही अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो अगर आपके ध्वनि ऑप्शन में नहीं हो तो अपन क्या करेंगे? वर्ण करेंगे। यानी फर्स्ट प्योरिटी पे हमेशा ध्वनि को रखा जाता है। ध्वनि ऑप्शन नहीं होने पर क्या कर लेते हैं? वर्ण कर लेते हैं। फिर आपसे पूछा गया मौखिक इकाई, कौन सी इकाई? मौखिक। अब मौखिक अर्थ क्या है? बोला गया रूप। और बोला गया रूप कौन है साथियों? मौखिक रूप कौन है? ध्वनि है। ध्वनि का अर्थ है आवाज, साउंड, उच्चारण, बोला गया रूप। तो मौखिक पूछे तो सीधे सीधे अपन क्या कर सकते हैं? ध्वनि कर सकते हैं। लिखित यानी लिखा गया रूप, मौखिक है ध्वनि। तो लिखा गया रूप सबसे छोटा कौन है? वर्ण है। अगला प्रश्न है आपके, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी सार्थक अर्थ है अर्थ वाली, कौन सी इकाई? अर्थ वाली इकाई कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं साथियों, जिसके साथ में अर्थ हो। देखो ए, आ, ई, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे अनार, कैसे कबूतर अपन बोलते हैं, ये राइमिंग में बोलते हैं ताकि याद हो जाए। कै का अर्थ कबूतर नहीं है, तो वर्णों का कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटा कौन हो गया? शब्द। जैसे आम का अर्थ होता है, रवि का अर्थ होता है, पुस्तक अर्थ है, कमल का अर्थ है। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी कौन हो जाएगी? वर्ण के बाद में शब्द। वर्णों का अर्थ होता नहीं है तो आपके अर्थ वाली इकाई हो जाती है शब्द। कौन हो जाती है? शब्द। अब इसमें हमने एक शब्द नया जोड़ा है, पूर्ण। पूर्ण सार्थक यानी पूरा अर्थ किसका निकलेगा साथियों? जैसे यहां आपने लिखा कमल, यहां लिखा आम, इसका अर्थ तो है, सार्थक इकाई तो शब्द है, लेकिन अब इसका पूर्ण अर्थ नहीं है। पूरा अर्थ थोड़ी है। आम लिखा तो आपको पता है आम फल है, लेकिन पूरा अर्थ क्या है? आम खरीदना है, आम बेचना है, आम लाना है, आम खाना है, कोई यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। तो पूरा अर्थ हमें कौन देगा? वाक्य। जैसे हमने लिखा रवि आम खाता है, अब इसका क्या निकल रहा है? पूरा अर्थ निकल रहा है। इस तरह से कमल, अब कमल क्या है? फूल है, एक बालक है, कोई क्लियर अर्थ नहीं है, लेकिन जब वाक्य आप पढ़ते हो, कमल खिलता है मतलब कमल क्या है? फूल है। कमल खेलता है मतलब कमल क्या है? बालक है, आदमी है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। तो सार्थक इकाई तो है सबसे छोटी शब्द, लेकिन पूर्ण सार्थक, पूरा अर्थ कौन देता है? वाक्य। तो यही बात आपको यहाँ पूछी गई है।
सार्थक में केवल क्या जोड़ दिया हमने, पूर्ण जोड़ दिया। मैं मानता हूँ यहाँ तक की बातें आपके क्लियर है। तो पूर्ण सार्थक इकाई आपके हो जाती है वाक्य। पूरा अर्थ कौन देता है, वाक्य। कई बार आप सुनते हैं कि एग्जाम में एग्जामिनर जो है लैंग्वेज घुमा देता है, कोई लैंग्वेज घुमानी नहीं है, नॉर्मल ये सेम ही प्रश्न नीचे अलग थोड़े पैटर्न में लिखे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है। देखो क्या पैटर्न है यहाँ पे, आपके पास में यहाँ तो हमने पढ़ा भाषा की सबसे छोटी सार्थक, तो सार्थक तो कौन है, शब्द। तो यही प्रश्न यहाँ पे है, देखो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी कही, यानी अर्थ के आधार पर। अर्थ किसका है सबसे छोटे में, तो ध्वनि तो बोला गया रूप है, वर्ण का अर्थ नहीं है, ए आ कह के अर्थ नहीं, अर्थ किसका है, शब्द होगा। तो वो सेम बात ही यहाँ है, सबसे छोटी सार्थक इकाई कहूँ चाहे अर्थ के आधार पर छोटी कहूँ, कोई फर्क नहीं है मित्रों, कोई फर्क इसमें नहीं है आपके, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्थ के आधार पर आपको सबसे छोटी पूछे तो अर्थ किसका है, शब्द का, यानी सार्थक इकाई कहो चाहे अर्थ के आधार पर कहो, शब्द है। और उच्चारण का अर्थ है बोला गया रूप, और बोला गया रूप यानी मौखिक रूप कहो चाहे उच्चारण कहो, एक ही बात है, कौन है बोला गया रूप, ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई कौन है, ध्वनि। भाव या भावार्थ, साथियों देखो भाव या भावार्थ के आधार पर बात करें तो वर्णों का अर्थ ही नहीं है तो भावार्थ होगा नहीं, शब्दों का अर्थ तो है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है, पूरा अर्थ कौन देता है, वाक्य। तो जहाँ पूरा अर्थ होगा वही भाव होगा, ये वही भावार्थ होगा, तो पूरा अर्थ वाला कौन है, वाक्य। और आगे है व्याकरणिक पूर्णता की इकाई, व्याकरणिक पूर्णता की इकाई। व्याकरणिक पूर्णता का अर्थ है जिससे आपको कर्ता कर्म क्रिया का ज्ञान हो, लिंग वचन काल का ज्ञान हो। तो कर्ता कर्म क्रिया लिंग वचन काल का बोध हमें किससे होगा, वाक्य से। वाक्य हम कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, तो आपको ध्यान रखना है लिंग वचन काल आदि के आधार पर देखें तो व्याकरणिक पूर्णता की इकाई कौन हो जाएगी, वाक्य हो जाएगी। साथियों यहाँ पर भाषा परिचय जो आपके बेसिक बातें हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, इन दो क्लासों में, पिछली और इस क्लास में हमने लेके परिचय को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास से हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। आज की क्लास में जो पढ़ा है इसमें मैं कंप्लीट आपकी रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो आपको परीक्षा में राजभाषा दिवस भी पूछ सकते हैं, तो राजभाषा हिंदी ही है 14 सितंबर। फिर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है हिंदी का प्रचार प्रसार करना। फिर राजस्थानी पूछे तो वैलेंटाइन के 7 दिन बाद यानी 21 फरवरी। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा के रूप में हिंदी है, और राष्ट्रभाषा के रूप में अपन माने तो मान सकते हैं हिंदी को, बाकी कहीं उल्लेख नहीं है। अब हिंदी भारत की राजभाषा है, तो केंद्र आपके हिंदी शासित प्रदेश कितने हैं, तो 10। सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान से आगे चलो हरियाणा, हरियाणा से आगे दिल्ली, फिर पीपी एचपी हिमाचल प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, और यूपी के साथ में क्या ध्यान रखना है, बिहार। फिर एक गढ़ 2 खंड, एक गढ़ कौन है, छत्तीसगढ़, खंड कौन है, उत्तराखंड और झारखंड। इसमें से केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके एक बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश एक ही है दिल्ली, इनमें एक ही है, इन 10 में से एक ही है दिल्ली। दिल्ली को हटाओ तो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ के हिंदी शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे, 9। आगे देखिए राजस्थान की मातृभाषा। अब कई भाई यहाँ सोचेंगे यार कि हिंदी शासित क्यों है, राजस्थान की तो राजस्थानी होनी चाहिए, लेकिन दोस्त राजस्थानी मातृभाषा है। हम बात करें राजभाषा की, तो राजस्थान की राजभाषा, राजस्थान का सरकारी कामकाज हिंदी में ही होता है। हाँ, सहायक राजभाषा, देखो जब राजभाषा की बात हुई थी ना कि भारत की राजभाषा किसे बनाया जाए, तो भारत की राजभाषा, मुख्य राजभाषा हिंदी ही है। फिर जो अंग्रेजी भाषाई लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे अंग्रेजी को दो, तो उनकी बात को रखने के लिए भी सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता दी गई थी। वो शुरू में दी गई थी 15 साल के लिए, जैसे आरक्षण को शुरू में 10-15 साल के लिए रखा गया, तो इस तरह से कहा भाई राजभाषा भारत की पूछे तो हिंदी, मुख्य राजभाषा पूछे तो हिंदी, प्रधान राजभाषा पूछे तो हिंदी, सहायक के रूप में आपके किसको दर्जा दिया गया था, अंग्रेजी को। तो इसलिए आप कोई भी पेपर देते हो तो आज भी आप देखते हो कि हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल आपके पेपर आते हैं, क्योंकि आज भी सहायक राजभाषा, वो वोट बैंक की राजनीति है, चल रहा है, मतलब चल रहा है। तो मुख्य राजभाषा या प्रधान राजभाषा तो हिंदी है, सहायक आपको पूछ ले भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा, या आपको पूछ ले मुख्य राजभाषा, मुख्य राजभाषा, आपको पूछ ले प्रधान राजभाषा, प्रधान राजभाषा, वो सब कौन है, अपनी हिंदी है। मुख्य कहो, प्रधान कहो, चाहे राजभाषा को एक ही है, लेकिन आज भी भारत की सहायक राजभाषा कौन है, सहायक राजभाषा के रूप में कौन चल रही है भाई, अंग्रेजी चल रही है। ठीक है, आगे अपन चलेंगे राजभाषा के बाद में
संविधान में कहाँ उल्लेख है? अगर भारत की राजभाषा हिंदी है तो संविधान में जिक्र है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। ये फैक्ट याद रखना, यहाँ से प्रश्न छपता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये वाली स्लाइड आपके एग्जाम में प्रश्न लेके आने वाली है, प्रश्न के रूप में आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये और एक वो जो 8-9 प्रश्न लिखा है आपको वो। संविधान में कहाँ उल्लेख है? संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। अनुसूची पूछे तो 8वीं है, और 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाओं को उल्लेख था, वर्तमान में 7 और जुड़ गई हैं। 15 सिंधी जुड़ गई, फिर नमक डाला गया, फिर बोडोमास, ऐसे करके ये याद रखने की बातें हैं, लेकिन ये अपने हिंदी से संबंधित नहीं है, इतना आपको डीप नहीं जाना है। तो 14 भाषाएं हैं, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, मूल 14 थी, वर्तमान में कितनी है? 22। और ध्यान रखना है कि अंग्रेजी मुख्य, राजस्थानी तो आप कर लोगे, राजस्थानी किस मूल्य नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अंग्रेजी का भी 8वीं अनुसूची में कोई जिक्र नहीं है। और साथियों इसके बाद में है हिंदी का विकास कैसे हुआ? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। शौरसेनी कहाँ से आई? तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश की एक शाखा है कौन? शौरसेनी अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव हुआ है। आगे अपन चले तो प्रत्येक भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये वाला रफ क्लिप है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो यहाँ के आपको नहीं पढ़ना। ये ध्यान रखना है वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है। फिर अंतिम हमने ये बात पढ़ी थी, इसके बाद में आपके क्या है? ये 8वीं अनुसूची वाला प्रश्न है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बेसिक परिचय में हमने बातें पढ़ी। अब ये कंप्लीट किसी को लग रहा है कि सर नहीं मुझे तो ये 8 प्रश्न याद होंगे ही नहीं, तो मैं आपको 1 मिनट में ये 8-9 प्रश्न है, इनका कंप्लीट रिवीजन करवा देता हूँ। देखो एक बार वापस समझो बातों को। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भाई ध्वनि है। भाषा मौखिक भाषा पहले थी तो ध्वनि, ध्वनि ऑप्शन नहीं हो तो क्या कर देंगे? वर्ण। दोनों होने पर फर्स्ट पर रिपीट ध्वनि रहेगी। मौखिक इकाई पूछे तो मौखिक तो फिक्स है, बोला गया रूप कौन है? ध्वनि। लिखित इकाई पूछे तो है कौन? लिखा गया रूप सबसे छोटा कौन है? वर्ण। सार्थक अर्थ किसका होता है? शब्द का। और पूर्ण सार्थक पूछ ले तो पूरा अर्थ कौन देगा? वाक्य। फिर आपको है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ का वो सार्थक हो, एक बात, अर्थ किसका होता है? शब्द का। उच्चारण के आधार पर उच्चारण ध्वनि है, और भाव भावार्थ पूरा अर्थ किसका होता है? वाक्य का। तो भावार्थ किसका निकलेगा? वाक्य का। और व्याकरणिक पूर्णता की यानी कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, काल का ज्ञान कौन करवाएगा? वाक्य। इट्स टेक्नोलॉजी। तो साथियों ऐसे करके हमारी ये बेसिक परिचय हिंदी का होता है यहाँ पे संपन्न। अगली क्लास में हम टॉपिक वाइज एक एक बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे, तो सभी साथी कंटिन्यू जुड़े रहें, आनंद के साथ इन क्लासों को देखते रहें, यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाओगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सिंगल पर्सन आपको इन क्लासों से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बस धैर्य बना के आपको इन क्लासों का कंटिन्यू आनंद लेते रहना है, शांतिपूर्वक क्लासों को समझना है, और इस प्रकार कुछ दूर आप चलो कुछ दूर हम चलें, ऐसे करके अपना अपना किराया बचा लेंगे, थोड़े थोड़े करके बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, राधे राधे।